मैं डॉक्टर बसंता रस्तोगी, MA M.Ed डीलिट, राज्य पुरस्कृत पूर्व प्रधानाचार्य एवं ज्योतिषाचार्य, जिला बरेली, मोबाइल नंबर 9897895476। आज दिनांक 5/1/2021 को आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरा सभी मित्रों को सादर प्रणाम एवं एडमिन को नमस्कार। मैं ज्योतिष के संबंध में कुछ विशेष बात कहना चाहता हूँ। वास्तविकता ये है कि मैं देखता हूँ यूट्यूब पर लोग एक सा ही वीडियो देने लगते हैं। कभी वर्ग पर देते हैं और कभी अन्य राशियों पर देते हैं। बहुत अच्छा है। आज के युग में ज्योतिष का प्रचार प्रसार और विकास भी हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी बड़ी प्रशंसा करते हैं, पाराशर का नाम लेते हैं। जब कोई कठिन चीज़ आ जाती है तो पाराशर को छोड़कर जैमिनी पा जाते हैं। सूत्रों में पाराशर का नाम लेते हैं, लेकिन कभी भी वो अपने मुंह से पाराशर के एक श्लोक को नहीं बोलते हैं। पाराशर के जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी नियम हैं, श्लोकबद्ध हैं और श्लोकों के माध्यम से उन्होंने सब कुछ कह दिया है। उनकी जो लगन कुंडली और चंद्र कुंडली जो है वो अपने में पूर्ण है। वास्तविकता ये है कि जिन लोगों के लिए पाराशर के सूत्रों का पूर्ण ज्ञान नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है, वो लगन और चंद्र कुंडली से पूरा ज्ञान नहीं बता पाते हैं और फिर अन्य चीज़ों का वो सहारा लेने लगते हैं। लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं वे लगन कुंडली से ही बनाई गई हैं, चाहे वो D1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 13 हो, चाहे 14 हो। बहरहाल सब कुछ लगन कुंडली में समाहित है। प्रश्न ये है कि हम बताने की अपेक्षा स्वयं भी अध्ययन करें, ज्योतिष को पढ़ें, पाराशर को पढ़ें। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ें। और जब आप पढ़ते जाएंगे, जब उसके कांटेक्ट पहुँचेंगे, तभी आप पाराशर के रहस्यों को जान पाएंगे। कोई कहता है कि लगन कुंडली ही पर्याप्त है, चंद्र कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं है, और कुछ कहते हैं चंद्र कुंडली से भविष्य बताना चाहिए। लेकिन मेरा दृष्टिकोण ये है कि पाराशर का मंतव्य ऐसा नहीं था। अगर पाराशर का ऐसा मंतव्य होता तो केवल लगन कुंडली ही देता या वो चंद्र कुंडली ही देता। चंद्र लग्नम शरीरम स्यात्, लग्नम आत्म परम च आत्म परकम च। यानी कहने का मतलब यह है कि हम किसी व्यक्ति के शरीर से संबंधित चीज़ों की व्याख्या करें, रोगों की व्याख्या करें, उसके मन की व्याख्या करें, मन के विकारों की व्याख्या करें, उसके व्यवहार की व्याख्या करें, तो हमें चंद्र कुंडली पर प्रकाश डालना चाहिए, चंद्र कुंडली के माध्यम से बताना चाहिए। और आत्मज्ञान जो है वो लगन कुंडली से बताना चाहिए। हमें लगन कुंडली का पर्याप्त अगर ज्ञान है तो हम चीज़ एक एक बता देंगे उसकी। आत्मज्ञान एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ी चीज़ है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण उपलब्धियाँ उसमें समाहित है। अब सूर्य लगन भी आती है। सूर्य लगन से हमें ये देखना है कि वो व्यक्ति कर्म क्षेत्र में कितना कुशल होगा और किस पद तक पहुंच सकता है। क्यों कि सूर्य जो है वो नृप है, राजा है, और वो ही हमें सरकारी नौकरी देता है, प्राइवेट नौकरी देता है। साथ ही शनि पर भी विचार करना चाहिए। शनि भी जो है वो हमें निष्ठावान बनाता है, कर्तव्यपरायण बनाता है
और अगर हम रास्ते से विचलित होते हैं तो वो हमारी परीक्षा लेता है, जिसे चाहे ढैया कहिए और चाहे 7:30 कहिए। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि हमें किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली देखने के लिए, उसके विषय में बताने के लिए तीनों तरीके अपनाना चाहिए। जो चीज़ जिस विषय की है उससे देखना चाहिए। शरीर के सौष्ठव, शरीर के रोगों की जानकारी चंद्र कुंडली से ही हो सकती है। व्यक्ति के मन में क्या विचार है, चंद्रमा मनसो जाता। चंद्रमा जो है वो काल पुरुष के मन का स्वरूप है। उसकी जानकारी के लिए चंद्र कुंडली का ज्ञान आवश्यक है। आपने देखा होगा कि हमारे कवियों ने अधिकतर उपमाएं चंद्रमा से ली हैं। क्यों? कि चंद्रमा बहुत सुंदर होता है, इसलिए शारीरिक सौष्ठव की चर्चा चंद्रमा से की जा सकती है। कौन से ग्रह ऐसे हैं जो उसके स्वरूप को बिगाड़ने वाले हैं और कौन से ऐसे हैं सुंदरता को बढ़ाने वाले हैं। देखिए, जहाँ तक मंगल का प्रश्न है, हालांकि मंगल का जन्मपत्री में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। मंगल गर्म ग्रह जरूर है, लेकिन मंगल को हम एक पापी ग्रह नहीं कह सकते हैं। अगर पापी ग्रह होता तो उसके लिए सेना का कार्य सेनापति कैसे मान लिया जाता, सेना का कार्य वो कैसे कर सकता था। ये जरूर है कि सेनापति भी जो है उन्हीं व्यक्तियों को दंडित करता है जो रास्ते से विचलित होते हैं। पाराशर ने साफ साफ कहा है कि जिसमें सौंदर्य भी है और जिसमें पराक्रम भी है और जिसमें साहस भी है और जिसमें कर्मठता भी है, वही वास्तव में सुंदर व्यक्तित्व वाला है। चंद्र मंगल संयोगो जन्म काले न भवेत् तस्य ज्ञात लक्ष्मी न गच्छति। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा और मंगल का जन्म के समय संयोग होता है अच्छे भाव में, तो ये समझिए उसके घर से राज लक्ष्मी कोई विदा नहीं हो सकती। अगर चंद्रमा जन्म कुंडली में बुरे ग्रहों से ग्रसित नहीं है, अच्छे स्थान पर बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति की पत्नी जो है वो सुंदर होगी। सप्तम भाव को चंद्रमा देखता है तो पत्नी सुंदर होगी, या सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ उसको बृहस्पति देखता है तो पत्नी सुंदर होगी, सब होगी। कहने का अभिप्राय यह है कि हमें बहुत सी ऐसी हैं जिनको लगन कुंडली से देखना चाहिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें चंद्र कुंडली से देखना चाहिए, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें सूर्य लगन से देखना चाहिए। अब प्रश्न आ जाता है शेष विषयों का। तो अनंत शास्त्रम वैवास्य विद्या अल्पस्य कालो वो विनता से यतसार भूतम तदुपासनीम हंसो यथा क्षीरम एवं मध्या। शास्त्र बहुत हैं और समय हमारे पास बहुत कम है, तो हमें कम से कम एक ही शास्त्र का, पाराशर के होरा शास्त्र का ही पर्याप्त अध्ययन करके और उन चीज़ों को अध्ययन करके सीखना चाहिए। केवल हम कुंडलियों को देखने के चक्कर में ना रहें, केवल अपना प्रचार प्रसार करने के चक्कर में ना रहें। हालांकि आज का संसार ऐसा है कि चाहे आप जानते कम हों, लेकिन प्रचार प्रसार दीवारों पर लिखकर कर दीजिए तो लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपको महान समझने लगेंगे। 4 बड़े बड़े नेताओं ने जहाँ आपका नाम ले लिया तो आप महान ज्योतिषी बन गए, लेकिन मेरी समझ में ये बात ऐसी नहीं आती है। मैं ऐसा भी बताऊँगा कि मैंने एक महान नेता के विषय में कुछ समय पहले भविष्यवाणी की थी कि देश की आंतरिक स्थिति संभालना कठिन है, बाहर की स्थिति पर नियंत्रण भारतवर्ष कर लेगा, और वो परिस्थितियाँ इस समय चल रही हैं। लेकिन उन परिस्थितियों को समाप्त होने के बाद में मैं तारीख की और रजिस्ट्री की मैंने जिस दिन की है उससे ये बताऊंगा। देखिए, मैंने अपना सुझाव दिया था। हालांकि एक छोटा व्यक्ति जो भला ही ज्ञानी हो, जो ज़्यादा अपने विषय में नहीं बताता हो, उसकी बात पर लोग कम विश्वास करते हैं। लेकिन मैं बताता हूँ, और मैं कई बार कह चुका हूँ कि मैं संस्कृत का व्यक्ति हूँ, संस्कृत की ग्रामर पर भी मुझे कंट्रोल है, और मैंने पाराशर के श्लोकों को कंठस्थ कर लिया है। लोग राजयोग की बात करते हैं कि राजयोग ऐसे होता, उनको वो श्लोक बताइए मुझे, राजयोग किन किन परिस्थितियों में होता है।
रासौ स्थिति मिथा योगा दृष्टि केंद्र संस्थिति त्रिकोण स्थिति व पंच प्रकार बंधायिकता, 5 प्रकार का राजयोग होता है। अब पहले आपको ये जानकारी नहीं है कि राजयोग किन परिस्थिति में होता है। जब किसी कुंडली को देखा कोई अच्छा आदमी है, आइए सरकारी है, तो तारीफ करने लगे, और देखा कोई ग्रह तो बहुत अच्छे हैं लेकिन जो है वो छोटा सा आदमी बोले तुम्हारा ग्रह मंगल खराब हो गया है, राहु खराब हो गया, केतु खराब हो गया। इन सब की राहु केतु भी बहुत अच्छा और शुभ परिणाम देते हैं। केंद्र और त्रिकोण में बैठे हुए राहु केतु बहुत शुभ फल देते हैं। या किसी ऐसी राशि में बैठे हों जो शुभ राशि हो और जिसकी राशि का स्वामी राजयोगकारी हो तो भी वो शुभ फल देंगे। केंद्र में बैठा हुआ राहु और केतु अगर त्रिकोण से संपर्क करता है तो राजयोगकारी परिणाम देता है। तो इन सूक्ष्म और अच्छी जानकारियों के लिए हमें अपने अध्ययन पर ध्यान देना चाहिए। एक ज्योतिषी के लिए अध्यापक तो बाद में होना चाहिए, लेकिन उसको स्टूडेंट होना चाहिए। उसके लिए स्वयं बहुत अध्ययन करना चाहिए। केवल बोलते समय लंबी लंबी बातें कर देना, देखिए जो हमारी जन्मपत्रियां हैं, जो हमारे ऋषियों ने मुनियों ने जिन पर अध्ययन किया है, जो उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव के द्वारा और ये कहिए ईश्वर की कृपा के द्वारा उन्होंने लिखा है, वो कभी भी असत्य नहीं हो सकता। लेकिन बात क्या है कि हम जो हैं पूर्ण जानकारी लेना ही चाहते हैं, अपने लिए प्रसिद्ध करना चाहते हैं, बड़े बड़े लोगों के संपर्क में बैठना चाहते हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन की सारी घटनाओं की जानकारी हम केवल लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली या अन्य ग्रहों की जानकारी से ही दे सकते हैं। इसको अन्यत्र विस्तार में जाने की इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों कि जब पूर्ण जानकारी होगी तो एक एक बात बताई जा सकती है। मेरा किसी व्यक्ति विशेष से विरोध नहीं है, लेकिन मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि अगर हम किसी शास्त्र का नाम लेते हैं और हम उन सूत्रों को बताते हैं तो हमें अपने सूत्र तो आप बता रहे हैं कि ये हमने एक नया सरल ज्योतिष के द्वारा ये बना लिया है कि वो बना लिया है, उसकी वैलिडिटी क्या है। आपने 4 आदमी अपने बैठा लिए मंच पर, बोले साहब आज ज्योतिषी जी ने बताया वो सब पूरा हो गया है, उन्होंने बताया वो पूरा हो गया है। वैलिडिटी तो तब है कि आप उस बात का प्रमाण शास्त्र के श्लोकों के माध्यम से दीजिए कि हमने ये बात बताई है और इस शास्त्र के अंतर्गत है। अब इसका क्या परिणाम होता है ये तो जातक बताएगा। ये प्रकाश में तभी आएगा कि जातक उसकी पूर्ण जानकारी देगा। लेकिन मंच पर बैठकर और केवल ये कह देने से कि भाई 500 रुपये इस खाते में डाल दीजिए, ये मैं समझता हूँ सफल ज्योतिष का कार्य नहीं है। ज्योतिष कार्य है कि आपके पास में अगर कोई रोता हुआ आदमी आता है तो आपके पास में से वो हंसता हुआ जाए, हम उसको इतने सरल उपाय बताएं, उसको इतने अच्छा व्यवहार करें कि वो अपनी समस्या को भूल करके और अपनी लगन में लग जाए, अपना कार्य करने लगे। ज्योतिष कभी भाग्य पर ही नहीं, ज्योतिष में जो है सबसे प्रधान ग्रह जो है सूर्य और मंगल हैं, जो कर्मठता को बताते हैं, जो सारे संसार को चलाते हैं, जो सारे संसार में गड़बड़ करते हैं। तो भविष्य हमारे कर्म पर से बनता है, भविष्य है, लेकिन जो हम कर्मों को नहीं भोग पाते हैं वो हम अगले जीवन में भोगते हैं। लेकिन उससे आगे कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता में साफ साफ कह दिया है कि व्यक्ति का एक प्रधान कार्य कर्म भी है। अंत में मैं सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ, मुझे कुछ तेज बोलने की आदत है और मैं कभी कभी कट बोल जाता हूँ। अपने सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि मेरी इस त्रुटि को क्षमा करें और जो मैं बोला हूँ इस पर आप अगर सहमत हो मेरी बात से तो उसे सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव दें और जो मैंने आज गलतियाँ की होंगी मैं पुनः उन गलतियों को ना कर पाऊँ ऐसा भी मुझे बताएं। धन्यवाद। डॉक्टर बसंत सूगी, जिला बरेली। मोबाइल नंबर 9897895476। धन्यवाद।